मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे फिजिक्स के लेक्चर सीरीज को। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सामने आ रही है उसकी डिस्कस करने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट 2 या 4 मिनट देखकर छोड़ रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए, आई एम यूजिंग हियर बोथ द लैंग्वेज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक सिंगल कॉन्सेप्ट आप मिस करते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको वापस देखना होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड इज 12th एंड दिस इज फॉर RBSE एज वेल एज CBSE। ओके, सो कौन कौन से टॉपिक है, व्हाट आर द टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू बी कवर हियर। पहला जो टॉपिक्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं, द टुडेज टॉपिक्स, द फर्स्ट नंबर टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with different dielectric of different thickness। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसे सबसे पहले समझ लेते हैं। आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पहले भी बहुत सारे केस हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक डिफरेंट केस है जिसके अंदर इस दो प्लेट के बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। एग्जाम्पल फॉर, अगर पहला किसी वैक्स का बना हुआ है तो दूसरा किसी पेपर का बना हुआ होगा और तीसरा किसी ड्राई वुड का बना हुआ है। ओके, सो उसकी वजह से कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मीन्स कैपेसिटर की इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। सेकेंड जो टॉपिक है, द सेकेंड टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द केसेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो अभी हमने फर्स्ट वाला जो टॉपिक डिस्कस किया उसी फर्स्ट वाले टॉपिक के बेस पर नीट और JEE से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। ओके, थर्ड टॉपिक में कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की बात करने वाले हैं। स्फेरिकल कंडक्टर मैंने आपको पहले भी बोला था, कैपेसिटर के अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें हम बात कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, फिर एक होता है सर्कुलर कैपेसिटर, एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। बेसिकली हमारे कोर्स के अंदर 3 ही कैपेसिटर हैं, पैरेलल और सेकंड है आपका स्फेरिकल और थर्ड है सिलेंड्रिकल। ओके, तो आज हम जो बात करने वाले हैं तीसरे जो टॉपिक्स के अंदर, द थर्ड टॉपिक वी आर फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कह सकते हैं कैपेसिटी हम फाइंड आउट करने वाले हैं, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो ओके, इसे कंडक्टर भी बोल सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात कर लेते हैं, टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक प्लेट आपकी जो पॉजिटिव है जो लेफ्ट साइड के अंदर है और दूसरी जो प्लेट है वो राइट हैंड साइड में है जो नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पर अलग अलग थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। ओके, जिसकी अलग अलग आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखे हैं। ठीक है, पहले का एप्सिलॉन R1, दूसरे का एप्सिलॉन R2, तीसरे का एप्सिलॉन R3। ऐसे करते करते बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो और लास्ट वाले का ले लेते हैं एप्सिलॉन Rn और इन सब की अलग अलग थिकनेस ले लेते हैं। पहले वाले की ले लेते हैं आप T1, दूसरे वाले की ले लेते हैं आप T2, तीसरे वाले की ले लेते हैं आप T3 और लास्ट वाली की आप ले लेते हैं Tn, बिकॉज हमें नहीं पता है कि लास्ट का क्या नंबर कंसिडर किया हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पे हम जो बात करते हैं, आपको पहले तो बता ही दिया, यहाँ T1, T2, T3 और Tn तक जो थिकनेस बता दी और टोटल जो डिस्टेंस होती है, किसके बीच की डिस्टेंस, दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हम हमेशा स्मॉल d से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर जो दो प्लेट्स दे रखी है ये वाली और इन दो प्लेट्स के बीच में सर ये जो गैप डिफरेंट जो गैप बच रहा है वो क्या है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दो जो यहाँ पर प्लेट्स है इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो तो एरिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने कवर किया हुआ है और जो एरिया बचा हुआ एरिया यहाँ पर कवर किसने किया है, एयर ने कवर किया है। तो जो हम पोटेंशियल निकालेंगे वो पोटेंशियल दो चीजों की वजह से आएगा। वट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस वी आर गोइंग टू फाइंड, दिस इज अकर
ड्यू टू टू थिंग्स. नंबर वन, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एयर. नंबर सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, और यू कैन से दैट मीडियम. ओके, तो यहां समझ में आ गया होगा. पहला जो पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, यहां पर मटेरियल की वजह से, और दूसरा जो पोटेंशियल आप लोगे एयर की वजह से. ठीक है, आप पहले एयर भी ले सकते हैं और बाद में मीडियम भी ले सकते हैं. सो यहाँ कुछ बात लिखी हुई है, मैं उसे रीड आउट कर रहा हूँ. ओके, इस चीज को मैं पहले ही समझा चुका हूँ डायग्राम में. हेयर इन दिस अबव फिगर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ different dielectric material substances of different dielectric constants, जिसमें पहली प्लेट का एप्सिलॉन R1, दूसरी प्लेट का एप्सिलॉन R2, तीसरी प्लेट का एप्सिलॉन R3 और फाइनली जो एंड है वो है एप्सिलॉन Rn of thickness of T1, T2, T3 and Tn respectively and rest thickness of the material plate is air. कहने का मतलब अगर D में से आप माइनस करोगे T1, 2, 3, 4, सो ये बचा हुआ जो थिकनेस मिलेगा वो किसके लिए होगा, एयर के लिए होगा. सो उम्मीद करता हूं फर्स्ट पेज आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डेरिवेशंस को. ओके, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. और लाइक भी ज़्यादा करो, वीडियो देखा उसे लाइक करना भी सीखो, क्योंकि अगर मैं कुछ हार्ड वर्क कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू. The effective potential difference between the parallel plates. So यहाँ पर parallel plates के बीच में अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया हुआ है. इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन Rn तक हमने कंसिडर किया हुआ है. और यहाँ पर अलग अलग थिकनेस भी है, T1, T2, T3 एंड Tn तक चलेगा ये. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दो की वजह से आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल इन एयर पोर्शन, सेकेंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर मीडियम. सो पहले वाले की बात करें तो एप्सिलॉन ए नॉट, इट इज ई नॉट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम. अब डी में से या माइनस कर रहे हैं T1 प्लस T2 प्लस T3, तो भाई ये थिकनेस है. किसकी थिकनेस है ये, T1, T2, T3, ये थिकनेस है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो प्लेट्स बीच में लगाई हुई है. तो इसको माइनस करेंगे तभी तो बचा हुआ जो थिकनेस होगा वो किसका होगा, एयर का. ठीक है, अब प्लस प्लस मतलब अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किसकी, मीडियम की. तो ये जो चीज़ कैसे आई है, ई नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R1 मल्टीप्लाई विद T1, ये मैं पहले के जो लेक्चर्स है उसमें समझा चुका हूँ. ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आए तो रिवाइज कर लेना और पहले के जो वीडियोस है वो देख लेना. सो यहाँ पर ये जो चीज़ आई है वो आई है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से. जैसा कि हम जानते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इन एयर एंड वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, उसकी वजह से आया हुआ है. ठीक है, सो इट्स नॉट एन डिफिकल्ट कि आप नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. और फोर्स की वजह से आप क्या रख देंगे यहाँ क्यू ई नॉट, और यहाँ नीचे रख देंगे आप क्यू ई एम. ओके, तो ई एम उधर चला गया, ई एम के लिए हमारे पास क्या निकल गया, ई नॉट डिवाइडेड बाय, ये नीचे चला जाता है तो क्या आ जाता है एप्सिलॉन R1, और थिकनेस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी T1. ऐसे ही सेकेंड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या आ जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2 मल्टीप्लाई विद T2 और प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R3 मल्टीप्लाई विद T3. और प्लस करते करते ऐसी प्लेट्स हमारे पास कितनी हमें नहीं पता है तो हम क्या ले लेते हैं Tn, और वापस आ जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन Rn आ जाएगा. अब बात करते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी इस एडिशन में हम लोग कॉमन क्या ले लेते हैं, ई नॉट, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो सब जगह क्या दिया हुआ है, ई नॉट. उसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉमन लेने के बाद देख सकते हो ई नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, डी माइनस ब्रैकेट क्लोज T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn, और अंदर रह गया यहाँ पर T1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R3 है, ये थोड़ा चेंज कर लेना, 3 है, प्लस सो ऑन एंड Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn. अब यहाँ पर ये जो ई नॉट है उसकी वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं. अगर नहीं पता है तो आप चैप्टर 2 के वीडियोस देख लें, जहाँ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो भी कंडक्टिंग प्लेट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अच्छे से समझा चुका हूँ मैं इस चीज़ों को.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द एयर पोर्शन, तो यहाँ आ गया हमारे पास ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड विच इज इक्वल्स टू, यू नो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ सिग्मा का क्या मीनिंग है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं इसे, और आप बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, Q बाय ए, Q बाय ए। सो हमने रख दी यहाँ पर Q बाय ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ हम बात कर लेते हैं सिंपल चीज, ठीक है। सो ऊपर हमने बात कर ली, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू हमने निकाल दी। अब ये जो v की जो वैल्यू है हमारे पास, आई सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, तो एज यू नो दैट अगर v की वैल्यू रखूंगा उसमें q तो आ ही रहा है, तो q से q क्या हो गया, कैंसल। तो इस स्टेप में कहीं पर भी आपको q नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर q से q क्या हो गया है, कैंसल। क्या हो गया, कैंसल, क्योंकि हमने वैल्यू v की पुट कर दी यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हमारे पास फाइनल पोर्शन आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, डोंट फील एनी फियर। यहाँ कोई बड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर लिया है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मैंने खाली यहाँ पर v की वैल्यू रखी है, जिससे q की वैल्यू क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। और v की वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या थी वो समझ लेना। एक्चुअल वैल्यू थी यहाँ पर q बाय क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी क्या था, ऊपर था q, तो q से q तो क्या हो गया, कैंसिल। और ये जो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, और नीचे की जो वैल्यू वो यहाँ पर है, डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन टी एन प्लस टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू प्लस सो ऑन टी एन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। ओके, सो इस चीज को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल में डिस्कस करने वाला हूँ। न्यूमेरिकल जो किसके ऊपर बेस्ड है, सी ये जो न्यूमेरिकल है वो नीट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है ऑलरेडी। सो JEE, RBSE, CBSE, ये जो न्यूमेरिकल है वो 2006 नीट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार RBSE एग्जामिनेशन में से इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि इस बार का जो गए हुए साल का पेपर है CBSE का, उससे तो ऐसा लगता है कि अब प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है नीट के उसके बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार देखो। सो आपने देख लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सी। यहाँ पे आपको कैपेसिटी दी हुई है, किसकी, कैपेसिटर की। कितनी दी हुई है, कैपिटल C दे रखी है। द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट इज स्मॉल डी। इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस भी आपको स्मॉल डी दे रखी है, लेकिन यहाँ एक चेंज किया। इफ 3/4 डी मीन्स टोटल डिस्टेंस का 3/4 पोर्शन ऑफ द डिस्टेंस इज फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके, यहाँ पर ये बोला हुआ है आपकी प्लेट्स है, प्लेट्स की टोटल डिस्टेंस स्मॉल डी है, और उस स्मॉल डी का 3/4 पोर्शन में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलो या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस। तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा 3/4 मीन्स टोटल पार्ट का 3 पोर्शन। अगर आप 4 पार्ट करें तो 3 पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और 1 पोर्शन में एयर है, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसे यहाँ पे लिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन आर। देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो क्वेश्चन समझ में आ गया। वापस बोल रहा हूँ, ये आपकी पैरेलल प्लेट है। अगर आपकी 4 पार्ट हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो ये जो 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इस पार्ट में आपकी क्या है, एयर। ये अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन के अबाउट। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट हम ये यूज करने वाले हैं जो भी मैंने डेरिवेशन समझा दिया था। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, अब समझते हैं सॉल्यूशन का क्या है अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर देख लो, द बेसिक फॉर्मूला यू वेरी वेल नो अबाउट दैट, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया है इसको। सी डैश इज इक्वल्स टू होता है ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपकी जो थिकनेस है वो टी है, क्योंकि आपने सेम मटेरियल पूरी की पूरी 3 पोर्शन में इंट्रोड्यूस कर दिया है।
ठीक है, अलग अलग मटेरियल होता है तो हम क्या लेते हैं, T1 T2 T3 लाइक दिस। ओके, सो D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर दे रखा है, और आपको भी थिकनेस दे रखी है। थिकनेस मीन्स यहाँ पर आपको 3/4 स्मॉल डी के अंदर क्या भर दिया है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फील कर दिया गया है। सो यू कैन सी द फॉरवर्ड स्टेप, ए एप्सिलॉन नॉट में कोई चेंज नहीं है, डी माइनस जहाँ जहाँ टी दे रखा है वहाँ 3/4 डी कर दिया है, माइनस 3/4 डी बाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D/4 प्लस 3D/4 एप्सिलॉन आर दे रखा है। अगर इसको आगे कैलकुलेशन करें तो यू कैन सी हियर C dash is equals to A epsilon naught divided by D/4 epsilon R plus 3 कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 एप्सिलन R कहाँ चला जाएगा, ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया 4 एप्सिलन R और डिवाइड में रह गया एप्सिलन R प्लस 3, और इसको हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में ही है लेकिन आपको समझाने के लिए अलग कर दिया, A एप्सिलन नॉट इंटू डी। एज यू नो दैट ए एप्सिलॉन नॉट डी वो है कैपेसिटर किसका, व्हेन दिस प्लेट इज ओनली एंड ओनली कंसिस्टिंग एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ जो हमारा कैपेसिटर है जिसके अंदर आपने 3 पोर्शन में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है। वो भी कितनी, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस विल बी 4 epsilon r divided by 4 epsilon r divided by epsilon r plus 3. So hopefully you understood the solution of question number 1. Okay, now we are talking about spherical capacitor. So यहाँ पर spherical capacitor के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं अच्छे से, पहले समझते हैं। टॉपिक यहाँ पे देख लो, the name of the topic is capacitance of spherical capacitor, spherical conductor. Okay, you can use conductor to capacitor because capacitor भी conductor की तरह behave करता है। जब दो plates क्या हो जाए, अपने charges को ट्रांसफर करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू करता है। यहाँ पे देखेंगे एक शेप दी हुई है डिजाइन, जिसमें ए पोर्शन दिया हुआ है आउटर स्फीयर को और बी पोर्शन दिया हुआ है इनर पोर्शन को। द आउटर स्फीयर कंसिस्टिंग पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये अर्थिंग वाला तो केस अलग है, आपको मैं समझाऊंगा इसी में डेरिवेशन में। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है मीन्स हर एक यहाँ पर प्लेट के ऊपर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और बी प्लेट के ऊपर कैसे चार्ज है, नेगेटिव। बट एज यू नो दैट कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ही फ्लो करेगा ऑब्वियसली, अगर ये कैपेसिटर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जो रेडियस मैंने दे रखी है, जो छोटा वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस है यहाँ पर R2, और जो बड़ा वाला स्फीयर है ए, स्फीयर ए, इसकी रेडियस दे रखी है आपको R1। क्या दे रखी है, R1। वापस इंट्रोड्यूस कर देता हूं। फर्स्ट आउटर स्फीयर कंसिस्टिंग पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ए प्लेट, ए स्फीयर नाम है इसका, एंड इनर स्फीयर द नेम इज बी स्फीयर। ओके, इसका नाम क्या है, बी स्फीयर, और इसका नाम क्या है, ए स्फीयर। ओके, सो बाहर वाली तो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और अंदर वाली नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर वाली का जो रेडियस है वो है R2, बाहर वाली का जो रेडियस है वो है R1। ऑब्वियसली R1 इज ग्रेटर देन R2। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव यहाँ पर डोनेट की प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चार्जेस ए से कहाँ चले जाएंगे, बी पर चले जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि फ्लोइंग कैपेसिटी कहाँ से कहाँ है, ए से बी पर है, ए से कहाँ पर है, बी पर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द डेरिवेशन।
सो कुछ बातें हैं जो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। सो सी हियर, in this positive charge Q is induced on the surface B and negative charge is induced on surface A. You know very well कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, नेगेटिव चार्ज को। तो एक दूसरे पर अपोजिट चार्ज क्या हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं। जैसे ए पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है और बी पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ओके, इन दिस स्फीयर ए पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, स्फीयर बी इज नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि जो स्फीयर ए है जिसकी रेडियस ज़्यादा है स्फीयर बी से, तो वो स्फीयर ए है वो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्फीयर बी नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे देख लेना, व्हेन द आउटर सरफेस ए इज अर्थ द चार्ज क्यू इज फ्लो टू अर्थ एंड नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर द इनर सरफेस। जैसा कि मैंने बोला था बाद में समझाऊंगा। इस केस में यहाँ पे क्या है, आपका ये है सर्कल और ये है छोटा वाला सर्कल, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसको आप अर्थिंग प्रोवाइड कर रहे हो। क्या प्रोवाइड कर रहे हो, अर्थिंग। एज यू नो दैट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर आई टोल्ड यू, अगर आप अर्थिंग करते हो तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर जैसे अर्थिंग करोगे तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया और रह क्या गया, नेगेटिव चार्ज। इसलिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, व्हेन द आउटर सरफेस इज अर्थ द चार्ज क्यू फ्लोज टू द अर्थ एंड नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, इनर सरफेस। ठीक है, तो इनर सरफेस कौन है, बी, और यहाँ पर ए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ए भी उसके साथ क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग डेरिवेशन पार्ट। यहाँ पे देख लेना, अलग अलग प्लेट के लिए वजह से अलग अलग हम क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल। फर्स्ट पोटेंशियल निकाल रहे हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो यहाँ आ जाएगा वी बी इज इक्वल्स टू, इनर वाली स्फीयर की बात कर रहे हैं, वी बी इज इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन क्या कर दिया, R2। पोटेंशियल ड्यू टू, अब सेकेंड वाली की बात करें, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मेंशन कर दिया। ये ऑलरेडी मैं चैप्टर 3 में बता चुका हूँ कि V इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। उसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं बताई है, किसी को समझ में नहीं आया है तो आप जाइए वीडियोस के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में मिल जाएगा आपको। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन स्फीयर ए एट स्फीयर बी, तो यहाँ देख सकते हो वी बी डैश लिखा हुआ है के क्यू अपॉन R1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर था, ए के ऊपर। ए अर्थ हो चुका, ठीक है, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने क्या लिखा है, V डैश बी। कहने का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी क्या कर रहा है, डोनेट, और डोनेट किसको कर रहा है, स्फीयर बी को। ऑब्वियसली यार, स्फीयर बी को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इनर सरफेस पे। अर्थिंग वाली कंडीशन अलग है, आई विल एक्सप्लेन इन दिस डेरिवेशन। सो वी बी डैश इज इक्वल टू आ गया के क्यू अपॉन R1। अब टोटल पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। सो यहाँ आ जाएगा वी बी प्लस वी बी डैश, कहीं वो कन्फ्यूजन है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, वी बी प्लस वी ए भी लिख सकते हो। शॉर्ट में बोले तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ए। तो कोई इतना भयानक चीज़ नहीं है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सो मूव फॉरवर्ड। हियर यू कैन सी दैट, सो फाइनली यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या आया, द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द स्फीयर बी। तो यहाँ पर फाइनल जो पोटेंशियल आया वो आया V इज इक्वल टू वी बी प्लस वी डैश बी। यहाँ आ गया है के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, यहाँ कुछ नहीं किया है, वैल्यू पुट किया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ डेरिवेशन। सो हियर ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करके आप देख सकते हैं यहाँ फाइनल जो एक्सप्रेशन आया है पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए और पोटेंशियल स्फीयर बी की वजह से कितना आया है,
माइनस के क्यू और ब्रैकेट में आ गया R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ पर R1 माइनस क्या दिख रहा है आपको, R2 दे रखा है। ठीक है, अगर माइनस कॉमन नहीं लेते तो यहाँ पे आ जाता R2 माइनस R1। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। द पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस when the outer surface of the sphere A is earth is zero, thus potential difference between A and B। आगे वो कंडीशन मैंने बोला था उसको मैं बाद में समझा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर ये जो आपका स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है, स्फीयर ए को हमने अर्थ कर दिया तो ऑब्वियसली स्फीयर ए की वजह से जो पोटेंशियल ऊपर वाला जो डेरिवेशन हमने किया था उसमें आया था वो पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। बचा क्या, स्फीयर बी की वजह से पोटेंशियल बचा, तो उसकी बात कर लेते हैं। और ये स्फीयर बी की वजह से हमारा पोटेंशियल काउंट हो रहा है। ओके, ये प्रोसेस होने के बाद हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। सो वी ए तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों हो गया, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, अर्थिंग प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ आ जाएगा वी ए बी ज़ीरो माइनस जो हमने ऊपर निकाला जब इसको अर्थ नहीं किया था, ये होने के बाद हमने इसको अर्थ किया तो बचा क्या, ज़ीरो माइनस माइनस के क्यू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। ओके, सो यहाँ हम बात कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट आया वो कौन सा आ गया, वी ए बी इज इक्वल्स टू के क्यू ब्रैकेट R1 minus R2 divided by R1 into R2. So very easy. Thus if the capacitance of the spherical capacitor of the vacuum is C naught, so वापस एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर जो हमने पोटेंशियल निकाला स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए उसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो C naught is equals to Q divided by VAB। तो Q और VAB की जगह हम क्या लिखेंगे, KQ ब्रैकेट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। सो ये Q से Q क्या हो गया, कैंसल। हमारे पास क्या बच गया, K। और K की वैल्यू हमें सबको पता होनी चाहिए, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने K की वैल्यू रख दी और 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, C नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट bracket R1 into R2 and divided by R1 minus R2. So this is very simple. From this equation it is clear that capacitance of spherical capacitor depends upon radius by means shape of the spherical capacitor। कहने का मतलब ये है, अगर आप रेडियस बढ़ाओगे, जैसे मैं बोलूँ एक स्फीयर है जो 5 सेंटीमीटर का है और दूसरा जो स्फीयर है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, कहने का मतलब किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, कौन से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ कैपेसिटर शेप और साइज पे डिपेंड करता है। ओके, चार्ज और अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस होंगे। अगर डिफरेंस आता है तो वो वोल्टेज और चार्ज पे डिपेंड करना शुरू करता है। सो कुछ एक स्पेशल केस हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो सम आर द स्पेशल केसेस आई एम गोइंग टू बी कंसिडर हियर। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे एक स्पेशल केस है जिसमें आपको जो फॉर्मूला दिया है C नॉट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके फॉर्मूला है, सभी को पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता है तो गड़बड़ है। ठीक है, इस फॉर्मूले में जहां हमने बात की थी R1 R2 और डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 समथिंग, यहाँ R1 की जगह आपको बोल रहा है R रखो और R2 की जगह क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट रखो। तो ऑब्वियसली यार 1/इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है, इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/0 होता है। तो उसकी बात कर ली हमने। जैसे ही रखते हो आपके पास क्या आ जाएगा, C नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R, क्योंकि आप R1 की जगह कैपिटल R रख रहे हो और R2 की जगह इनफाइनाइट रख रहे हो।
ठीक है, सॉल्व करना। कहीं प्रॉब्लम आती है यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। ओके, कहीं प्रॉब्लम आती है, आई एम हियर ऑलवेज। ओके, सो गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।